उसके बाद क्लास के अंदर मेथड हमने बनाना सीखा था। फिर मेथड को कॉल करना सीखा था, किस तरह से मेथड कॉल कर सकते हैं, किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। अब आगे चलते हैं। अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होते हैं। मेथड वाली कहानी अब हमारी समझ में आ रही है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जब लिस्ट के अंदर हमने ये डेटा रखा 10 20 30 40, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर हुआ होगा ये भी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, उन ऑपरेशंस को ही हम मेथड कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी तो स्टोर हो ही रहा है। जैसे ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 20 30 40 या और भी डेटा स्टोर आप कर सकते होंगे। उसी तरह से मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में डिपॉजिट ऑपरेशन होगा, विड्रॉ होगा, ट्रांसफर, ये सब मुझे ठीक है कंट्रोल करना आ गया। लेकिन सर अकाउंट ऑब्जेक्ट में डेटा भी तो होगा, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर किसी का 101 है, बैलेंस किसी का 5,000 है, अकाउंट का टाइप करंट है, सेविंग है, अकाउंट ओपनिंग डेट, ये डेटा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जैसे कल ही आपने देखा x = 10, तो कहने को ये इंट ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस इंट ऑब्जेक्ट में डेटा भी तो पड़ा है 10। तो हमने अभी जो ऑब्जेक्ट बनाना कल सीखा है, उस ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना आ गया, मेथड कॉल करने आ गया, लेकिन हमें ये नहीं आता ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। क्योंकि हमें ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी देखो, लिस्ट देखो, टपल देखो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। अगर सोचो मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल लूं, तो s = abc। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 करेक्टर स्टोर हो रहे हैं, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर हो रहे हैं हमारे। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर होता है, तब हम अपने वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। हाउ टू ऐड डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स को ही हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। टू ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे डेटा मेंबर ऐड करना, तो कैसे करेंगे। हम अपना एग्जांपल वही लेके चलते हैं, अकाउंट वाला। इससे समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि चीजें हमारी कनेक्टेड हैं कल की क्लास के साथ। तो हमने क्या करा, अकाउंट नाम की क्लास बनाई, और अब इसके अंदर हम फिलहाल के लिए तो पास लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए पास लिख देते हैं। मैंने क्या करा, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, a1 = अकाउंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा को ऐड करने के लिए सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जिस नाम से इस ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करना चाहते हो उस डेटा मेंबर का नाम। जैसे आपने कहा मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, तो आप लिख दो अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, इस डेटा मेंबर की वैल्यू बताओ, हमने कहा 101। तो इस लाइन का मतलब है A1 ऑब्जेक्ट में एक डेटा मेंबर आ गया अकाउंट नंबर, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 101 हो गई। तो सर ये वेरिएबल है ये तो वेरिएबल और डेटा मेंबर शब्द में डिफरेंस होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं अकाउंट नंबर = 101, तो आप सही हैं कि सर ये वेरिएबल है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि ये डेटा मेंबर है, इसका मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि बिना ऑब्जेक्ट के चल रहा है। तो डेटा मेंबर देखने में वेरिएबल ही होते हैं, है ना, लेकिन उनके पहले डॉट लगाकर ऑब्जेक्ट भी हमें लगाना होता है। तो अब इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, अब इसको हम डेटा मेंबर कहेंगे, या इसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, चलो। अब सर इस ऑब्जेक्ट में और भी डेटा मेंबर ऐड करने हैं, कर लो, A1 डॉट बैलेंस = 2000। तो ऐसे करके हम अपना कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब सर एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, A2 = एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। अब ये बताइए
A2 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ये डेटा मेंबर आ गए होंगे या नहीं आए होंगे? नहीं आए होंगे। हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपने अपने डेटा मेंबर्स होते हैं। तो अगर आपने अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इस ऑब्जेक्ट में भी डेटा मेंबर्स को ऐड किया जाए। ठीक है, तो कर देते हैं। A2 अकाउंट नंबर, मान लो इसका अकाउंट नंबर मैंने 102 कर दिया। और A2 बैलेंस, मान लो इसका बैलेंस मैंने कर दिया 5,000। अब इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 अकाउंट्स ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो बनाइए, और हर ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर आप देकर आइए। ठीक है, तो अब इसकी पिक्चर अगर मैं बनाऊं, तो कुछ ऐसे बना सकते हो कि ये पहला वाला ऑब्जेक्ट बना, अकाउंट ऑब्जेक्ट। A1 इसको रेफर कर रहा है, इसके अंदर अकाउंट नंबर, और इसके अंदर हमारा बैलेंस। और अकाउंट नंबर यहाँ पर हो गया 101, बैलेंस हो गया 2000। और दूसरा ऑब्जेक्ट बना अकाउंट नंबर ऐसे, और यहाँ पर जो वैल्यू आपने लिखी वो आ गई, और ये इसका बैलेंस। इसी तरह से इंट ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन सब ऑब्जेक्ट के अंदर भी डेटा स्टोर इनका अपना होता है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? जिस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर प्रिंट करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट, उसके डेटा मेंबर का नाम, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कहा अकाउंट नंबर, कॉमा लगाकर सर इसका बैलेंस भी दिखा दो, A1 बैलेंस। और अगर सर मैं डॉट ना लगाऊं, ऐसे ही लिख दूं, तो मना करेगा ना वो। बैलेंस नाम से फिर एक वेरिएबल ढूंढेगा, लेकिन सर ऐसा तो होगा ही नहीं। क्या का बैल तो है ही नहीं, इट्स नॉट डिफाइंड। ये दोनों तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसका नाम तो बताना पड़ेगा। और अगर इसी तरह से मैं A2 ऑब्जेक्ट के साथ जाना चाहूँ, तो जा सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया कि A1 का बैलेंस मुझे यहाँ पर मान लो 4,000 करना है। अब क्या होगा? सर A1 के अंदर तो बैलेंस पहले से ही 2,000 है। तो अगर कोई डेटा मेंबर पहले से है, और दोबारा से एक वैल्यू के साथ उसको आप असाइन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को वो अपडेट कर देता है। और अगर वो नहीं था, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाता है। जैसे लाइन नंबर 7 पर जिस समय हम A1 डॉट बैलेंस इक्वल टू 2000 कर रहे हैं, उस समय बैलेंस नाम का डेटा मेंबर A1 के पास नहीं था, तो वो ऐड हो गया। लेकिन यही कोड लाइन नंबर 15 पे आपने फिर से लिखा, तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे एरर आ जाएगी, क्योंकि बैलेंस पहले से ही है, दो दो बैलेंस कैसे आ जाएंगे? अपडेट हो जाएगा। इट इज लाइक डिक्शनरी में जैसे की और वैल्यू, की पर अगर डेटा पहले से ही है तो अपडेट हो जाता है, नहीं होता तो ऐड हो जाता है। सेम कहानी है बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये बैलेंस अपडेट हो गया। अच्छा सर, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है कि A1 में जो बैलेंस है उसमें 200 रुपये जमा कर दो। मतलब A1 के बैलेंस में 200 रुपये जोड़ दो। तो कैसे लिखें लॉजिक? A1 डॉट बैलेंस इक्वल टू A1 डॉट बैलेंस प्लस 200। इसका मतलब क्या हुआ? A1 का नया बैलेंस क्या हो जाए? A1 का जो अभी का बैलेंस चल रहा है वो प्लस 200 करके चेंज हो जाए। तो 2,000 तो है ही, 200 और आ गया, 2,200 बन गए, 2,200 जाके नई वैल्यू इसमें सेट हो गई। बैंक में ऐसे ही होता होगा इंटरनली। ठीक है, अब सोचो, अगर मैं फिर से A1 A2 का बैलेंस चेक करूं, तो ये बताओ, दोनों का बैलेंस बदल गया होगा? सिर्फ किसका बैलेंस बदला होगा? A1 का। A2 का भी 5,000 ही आएगा। ये 2,200 हो गया, ये हमारा 5। आसान है ना, आसान ही है सब कुछ ना? तो
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन की किसी भी क्लास को बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर एज ए प्रोग्रामर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है वो समझना। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया अकाउंट क्लास का। तो अब बताइए इस A3 ऑब्जेक्ट के अंदर कितने डेटा मेंबर्स हैं? जीरो, कोई नहीं है अभी। मतलब पाइथन की तरफ से कुछ होगा तो होगा, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है। तो इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास अकाउंट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट हैं, A1, A2, A3। A1 ऑब्जेक्ट में दो डेटा मेंबर हैं, अकाउंट नंबर बैलेंस। A2 में भी अकाउंट नंबर बैलेंस है, लेकिन A3 में कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे? जैसे आप उस एग्जाम्पल को याद करो कि हमने कार का नक्शा बनाया, कार की डिजाइन बनाई, उस डिजाइन से मैंने चार कार बनाई। तो चारों का नक्शा अलग अलग हो जाएगा या एक ही रहेगा? एक ही रहना है। लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं आ रही है। कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी पॉइंट पर एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो सब स्ट्रक्चर वाइज सेम होने चाहिए। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डेटा मेंबर्स हैं, तो वो किसी एक में नहीं होने चाहिए, उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट हैं सब में होने चाहिए। उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन डेटा मेंबर होना चाहिए और उसी नाम से ही होना चाहिए। तब जाके हम ये कह पाते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर अकाउंट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट तो हैं मेरे पास, A1, A2, A3, लेकिन सर वो थ्योरी वाली डेफिनेशन यहाँ फेल हो गई कि सिमिलर नहीं है ये। अब करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं A3 में अकाउंट नंबर बैलेंस नहीं करता, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको कि क्यों नहीं कर रहे। तो थ्योरी वाली जो डेफिनेशन है वो फेल हो गई यहाँ पर। तो इसका एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया पाइथन की तरफ से कि देखो, अगर आप अकाउंट क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाए, तो 100 बार ध्यान रखना होगा ऐसा करने। आप भी बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो पाइथन ने एक तरीका बताया कि आप बस एक बार बता दो अकाउंट नंबर या बैलेंस है, ऑटोमेटिकली जैसे ही अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, हर ऑब्जेक्ट के बनते ही उसमें वो डेटा मेंबर डाल दिए जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार लिख दो। और वो काम अब किसका है? पाइथन का होगा। हमने कहा ठीक है, बताओ सर कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका ये हटा दें। और दूसरे तरीके में क्या कहा गया, आप अपनी क्लास में एक स्पेशल मेथड बनाएंगे। मेथड हमें बनाने आते हैं, कल हमने सीखे थे, बनाते हैं फिर मेथड। अब जब हम कभी मेथड बनाएंगे तो उसका नाम कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा मेथड बनाने के लिए कहा जा रहा है जो स्पेशल है। स्पेशल का मतलब उसका नाम प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता है, उसका नाम लैंग्वेज ने डिसाइड कर दिया है। आप उसी नाम से बनाएंगे। ठीक है। और उसका नाम डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स से शुरू होगा। यानी कि पहले दो बार अंडरस्कोर लगाएंगे, एक, एक और लगाएंगे, दो, फिर नाम लिखेंगे इनिट, INIT। फिर सफिक्स में भी दो अंडरस्कोर लगाएंगे, एक, एक और। बस बाकी अपना लिखो जैसे लिखते थे। मेथड है तो मेथड वाली जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी क्लास में इनिट मेथड बना दिया, तो इनिट मेथड ये कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि जो भी कोड मेरे अंदर आप लिखने जा रहे हैं, वो कोड इस अकाउंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, बनते ही सब पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो आप अकाउंट नंबर और बैलेंस को ऐड करने का जो कोड है, वो इस इनिट मेथड के अंदर लिख दो एक बार।
उसके बाद की जिम्मेदारी पाइथन की। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर वो दोनों चीजें डाल दी जाएंगी, या जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो डाल दी जाएंगी। अब कैसे, हमने कहा चलो समझते हैं। तो ये जो इनिट मेथड है, इनिट मेथड कह रहा है कि मेरे अंदर लिख दो ऐसे करके, A1 डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू 101। अभी मैं गलत लिख रहा हूँ। A1 डॉट बैलेंस इक्वल टू 2000। अब हमने अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया। अब ये इनिट मेथड कह रहा है कि A2 के लिए भी मैं काम करूंगा, लेकिन अगर ये A2 के लिए भी काम करेगा, तो इसके अंदर तो मैंने A1 को लिख दिया है। ये हमेशा किसके लिए अकाउंट नंबर ऐड करेगा? A1 के लिए। अगर मैं चाहता हूं A2 के लिए ये काम करे, तो यहाँ A1 का क्या बन जाए? A2 बन जाए। तो सर ऐसे अगर मैं अपने अकाउंट क्लास का 100वां ऑब्जेक्ट बनाऊं ऐसे करके, तो मैं चाहूंगा फिर इसके अंदर ये 100वां ऑब्जेक्ट आ जाए। अब क्या करते हैं उसको समझते हैं। पाइथन ने क्या करा, ये कहा कि जैसे ही आप अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपसे पूछे बिना, और आप रोक भी नहीं पाएंगे, इनिट मेथड को कॉल कर दिया जाएगा। स्पेशल मेथड का मतलब इसका नाम आपकी पसंद का नहीं होगा, और आप इसे कॉल भी नहीं करेंगे। इसको कॉल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लैंग्वेज की है, लेकिन वो कब कॉल करेगी पहले से बता दिया जाएगा। तो इस स्पेशल मेथड को कॉल करने की जो टाइमिंग है, वो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही। जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैसे ही इनिट मेथड को चला दिया जाता है। ठीक है। अब इनिट मेथड जब चलेगा, तो सर ये सेल्फ में कौन आएगा? ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो ऑब्जेक्ट अभी बनाए, जिस ऑब्जेक्ट के बनते ही इनिट मेथड चलाया गया है, वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि वो A1 वाला ही होगा हमारा। अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये दोनों डेटा मेंबर किस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो गए? A1 के अंदर ऐड हो गए हमारे। कोई बात नहीं। अब ये लाइन चली, तो फिर से ऑब्जेक्ट बन रहा है। पाइथन का रूल कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट के बनते ही उस पर इनिट मेथड कॉल किया जाता है। आप ऐसा होने से रोक नहीं सकते। तो इनिट मेथड कॉल होगा इस पर भी। इस बार सेल्फ में कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा? A2। अब यही लाइन किसके लिए अकाउंट नंबर ऐड कर देगी? A2 के लिए। और बैलेंस भी किसको ऐड कर देगी? A2 के लिए। अब सोचो, अगर मैं इस अकाउंट क्लास के 1 लाख ऑब्जेक्ट बना दूं, खत्म मेरा काम। बस मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोड बनाना है, उनके अंदर डेटा मेंबर ऐड करने का कोड बार बार नहीं, बस एक बार लिख दिया, कहानी खत्म। तो इस तरह से ये एक इनिट नाम का स्पेशल मेथड आ गया। लेकिन सर इसमें एक कमी अभी भी हो गई। बताओ क्या कमी है? वैल्यू सबके लिए सेम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी जो पिक्चर बनेगी, उसको अगर हम देखना चाहें, तो वो पिक्चर ऐसे देखेंगे कि पहला ऑब्जेक्ट बना A1 वाला, इसके अंदर अकाउंट नंबर आ गया, इसके अंदर बैलेंस आ गया, अकाउंट नंबर की वैल्यू 101 आ गई, बैलेंस की वैल्यू 2000 आ गई। दूसरा ऑब्जेक्ट बना A2 वाला, और इस कोड ने ही A2 के अंदर भी अकाउंट नंबर ऐड कर दिया और बैलेंस ऐड कर दिया। अब बस यही कमी रह गई कि दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर तो आ गए, लेकिन वैल्यू भी सेम आ गई हमारी। तो अब इसका सॉल्यूशन अभी निकालेंगे। ठीक है। पहले देख लेते हैं कि सर ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। प्रिंट A1 डॉट अकाउंट नंबर। अब जो सेल्फ नाम का पैरामीटर है, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि यहाँ सेल्फ लगा देते हैं? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सर? क्योंकि सेल्फ एक पैरामीटर है। पैरामीटर का स्कोप लोकल होता है। वो जिस फंक्शन का पैरामीटर है, सिर्फ उस फंक्शन की बाउंड्री में ही उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। तो पैरामीटर लोकल स्कोप में आता है। तो अगर मैं यहाँ सेल्फ लिखूंगा तो एरर आ जाएगी। अभी बोले सेल्फ क्या है?
सेल्फ तो डिफाइन ही नहीं, आप थोड़ी को यहाँ डिफाइन करा है भाई, ये पैरामीटर है और इसकी जो एक्सेस है वो बस इस इनिट मेथड तक है, उसके बाहर कोई नहीं पहचानता सेल्फ कौन है। तो अब ये बताओ, फिर अगर मैं A1 ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा तो A1 के नाम से जाऊँ ना। A1 ऑब्जेक्ट उस इनिट मेथड में सेल्फ नाम से अवेलेबल है, लेकिन बाकी प्रोग्राम में तो A1 नाम से चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। A1 डॉट अकाउंट नंबर, A1 डॉट बैलेंस, A2 डॉट बैलेंस, A2 डॉट अकाउंट नंबर। चलो चलो, एक काम तो हो गया। अब दूसरा, कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू भी हम डिसाइड कर पाए कि क्या क्या होनी चाहिए, रादर देन वहां पर जो आपने सेट कर दी है वो चले करते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, C++, जावा, .NET, पाइथन, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह का टॉपिक दिया जाता है जिसके सहारे आप जो भी ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, बनते समय ही उसके अंदर डेटा मेंबर को आप ऐड अपना करवा सकते हैं। ठीक है। इसको, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया, है ना। उस प्रोसेस का नाम होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो एक शब्द है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। चीजों को जब समझेंगे आप तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आता है कि रखने वाले ने इसका नाम यही क्यों रखा होगा। इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और ऐसा करने के लिए जो मेथड है उसका नाम भी क्या रखा गया है, इनिट से बना इनिशियलाइजेशन, या इनिशियलाइजेशन से ले लिया इनिट। सेंस आ रहा है आपस में एक दूसरे का। तो कोई आपसे अगर ये बोले कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बनते ही उसके अंदर डेटा मेंबर को हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और ऐसा करने के लिए पाइथन में एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है इनिट। एक्चुअल इसको जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स और सफिक्स अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर के साथ लिखते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो अब ध्यान से समझो। इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत। इनिशियल का मतलब शुरुआत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो इसकी अभी शुरुआत हो रही है। तो ऑब्जेक्ट के बनते ही उसकी शुरुआत में कुछ काम करना चाहते हैं तो उस काम को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो अब इनिशियलाइजेशन शब्द में इनिशियल का मतलब शुरुआत। ऑब्जेक्ट की शुरुआत कब हो रही है, बनते ही शुरुआत हो रही है। एक साल बाद थोड़ी, दो लाइन के बाद थोड़ी, उसी समय की बात है। जिस समय ऑब्जेक्ट बनेगा उसी समय क्या कराएंगे, उसका इनिशियलाइजेशन, शुरुआतीकरण। शुरू होते ही कुछ करना है, तो शुरू होते ही आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए इनिट मेथड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जिंदगी शुरू होते ही उस पर पहला काम ये किया जाता है जो क्या है हमारा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करने के लिए पाइथन के अंदर मेथड का नाम इनिट होता है। C++ में उस मेथड का नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। जावा लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करने के लिए जो मेथड का नाम है वो वही होता है जो क्लास का नाम होता है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। पाइथन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने वाले मेथड का नाम इनिट होता है, ना कि वही जो क्लास का नाम होता है। तो अब अगर मुझे एक जनरल कॉन्सेप्ट में बताना हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इस मेथड से होता है तो मैं उसको बोलूं क्या, क्योंकि आपने कहा कि पाइथन में उसका नाम इनिट है, C++ में उसका नाम क्लास का नेम है, जावा में भी उसका नाम क्लास का नेम है। कल को नई लैंग्वेज आ जाएगी, पता नहीं वो नाम क्या रखेगी उसका। तो फिर एक कॉमन टर्म निकाला गया कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर से किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करता है। अब इस कंस्ट्रक्टर का नाम पाइथन में इनिट है, जावा में, सी प्लस प्लस में कुछ और है, किसी लैंग्वेज में कोई और है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जनरल डिस्कशन में हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे अब? कंस्ट्रक्टर। कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब इररेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, हमें नहीं मतलब लैंग्वेज पाइथन है कि जावा है कि डॉट नेट है या भविष्य में आने वाली कोई और लैंग्वेज है, लेकिन उसमें भी टॉपिक का नाम क्या रखा गया होगा? कंस्ट्रक्टर ही रखा गया होगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ही हमारा कंस्ट्रक्टर या इनिट मेथड बनकर तैयार हो गया। अब जो इसमें कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा कर। अगर मैं कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ बनाऊं तो सेल्फ के बाद मैं अपने पैरामीटर दे सकता, हमने कहा दे दो ए बी। अब जो भी ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट पर ये इनिट मेथड चलेगा और वो ऑब्जेक्ट सेल्फ में आकर स्टोर हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर मैं इनिशियलाइज करा देता हूँ ए पैरामीटर की वैल्यू से, और उसका बैलेंस इनिशियलाइज करा देता हूँ बी नाम के पैरामीटर की वैल्यू से। लेकिन सर अब ये बताओ कि ए और बी में वैल्यू कहाँ से आएगी? सेल्फ में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएंगी? तो प्रोग्रामर को ही पास करनी पड़ेंगी। इसके लिए प्रोग्रामर कुछ नहीं करता, लेकिन सेल्फ के बाद जितने भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं, प्रोग्रामर को ही इनकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। कहाँ से करेगा प्रोग्रामर इनकी वैल्यू पास, कैसे करेगा? क्योंकि किसी भी पैरामीटर के लिए जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो तब पास करते हैं जब उस मेथड को क्या किया जाए? कॉल किया जाए। समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि हम तो कॉल ही नहीं कर रहे हैं, ये तो इंटरप्रेटर खुद ही कॉल कर रहा है। तो इंटरप्रेटर को हम अपने ए और बी के आर्गुमेंट्स कैसे दे दें? सेल्फ के लिए तो चल हमसे मांग भी नहीं रहा है, अपने आप देखेगा, लेकिन ए और बी को थोड़ी देखेगा अपने आप। तो उसका आंसर दिया गया कि आप कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं करते, लेकिन जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल कराया जाता है, यानी इनिट मेथड कॉल कराया जाता है। तो आप एक काम करिए, क्लास कॉलिंग में जो पैरेंथेसिस हैं इन्हीं में अपने आर्गुमेंट पास कर दो और वही आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को दे दिए जाएंगे। लेकिन सेल्फ के आगे वाले, सेल्फ को नहीं देना है आपको। सेल्फ के बाद जितने पैरामीटर आपने बनाए हैं कंस्ट्रक्टर में, उन सब के आर्गुमेंट आपको क्लास कॉलिंग टाइम पर ही देने होते हैं। तो हमने दे दिया, फिर इसको दे दिया 101, इसको दे दिया मान लीजिए 2000। तो अब ऐसे मान लो कि A1 पहुंच गया सेल्फ में, और 101 पहुंच गया ए में, और 2000 पहुंच गया बी। अब A1 का अकाउंट नंबर हो गया 101, A1 का बैलेंस हो गया 2000। अब जब ये लाइन चलेगी तो इस लाइन में मुझे यहाँ पर दूसरे वाले अकाउंट ऑब्जेक्ट का क्या पास करना है? अकाउंट नंबर, लाइक 201 कर दिया। इसका अपना बैलेंस लाइक 5000 कर दिया। अब अपने अकाउंट क्लास के आप ढेरों ऑब्जेक्ट बनाइए, और ऑब्जेक्ट बनाते ही आप उनका क्या बताइए? अकाउंट नंबर और बैलेंस बताइए। कंस्ट्रक्टर आपके बताए गए आर्गुमेंट से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। आप यूजर से इनपुट लेना चाहो यूजर से इनपुट ले लो, फाइल से रीड कर लो, कहीं से ले आओ। कंस्ट्रक्टर कह रहा है जहां से लाना चाहो वहां से दे दो, अभी के लिए मैंने पैरामीटर से इसको असाइन कर दिया। ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हम अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाते समय अकाउंट नंबर, बैलेंस, ईमेल भी देना चाहते हैं, तो हमने कहा दे दो। मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं, ऐसे तो आधार नंबर भी है, तो जितना देना चाहो उतना दे सकते हो, है ना। अभी जस्ट मैं सिंपलिसिटी के लिए देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? इनिट मेथड में पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, ईमेल के लिए बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर के लिए बनाना पड़ेगा।
पहले वाले का हमने ईमेल दे दिया, मान लो abc@abc.com, और इसका मोबाइल नंबर दे दिया कुछ भी। दूसरा वाला कह रहा है अभी नहीं दे रहा, बाद में दे दूंगा मैं। ऐसा भी होता है कि अकाउंट ओपन करते ही हमें जो असेंशियल फील्ड्स हैं उनको बताना है, बाकी बाद में देखते रहेंगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस बाद में देखेंगे। अभी ऐसे ही चला दो। तो A2 ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि भाई मुझे अभी ईमेल और मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, तो अभी मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन A1 कह रहा है मुझे सारा चाहिए, तो हमने ऐसे कर दिया। तो कहानी के हिसाब से A1 अपनी जगह जो कह रहा है हमने वैसा कर दिया, और A2 जैसा कह रहा है वैसा हमने कर रहा है। लेकिन सिंटेक्स के हिसाब से जब किसी मेथड को कॉल किया जाता है तो उसमें जितने पैरामीटर हैं उन सबके आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे मुझे। अब जब A2 वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेल्फ में A2 आ गया, A में 201 आ गया, B में 5000 आ गया। अब E और M पैरामीटर की वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये तो एरर आ जानी चाहिए फिर। एरर आ गई, कह रहा है दो मिसिंग है E और M के लिए। अब क्या करें? और ऐसा तो हो ही सकता है। तो किसी ने राय दी। अब ये राय आप मानोगे नहीं मानोगे आप पे डिपेंड करेगा। एक काम करो, दो कंस्ट्रक्टर बना लो। एक में क्या करना, दो ही पैरामीटर मांगना, और इसकी वैल्यू नन कर दो पहले से सेट, मोबाइल नंबर भी नन कर दो, है ही नहीं अभी, जब आएगा तब देखेंगे। अब ऐसा सोच लेते हैं कि चार आर्गुमेंट वाला कॉल करा है तो ये चल जाएगा, दो वाला कॉल करा है तो ये चल जाएगा, लेकिन दोनों में ही चार चार डेटा मेंबर तो हैं ही। इसमें हमने नन नन कर दिया, इसमें हमने जो पास कराया था वो कर दिया। तो क्या ये सोचना सही होगा गलत होगा? अच्छा, इसका आंसर एग्जैक्ट अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो ये सोच के बताओ कि अगर एक प्रोग्राम में मैं दो फंक्शन बनाऊं सेम नेम के, एक फंक्शन में दो आर्गुमेंट हैं, एक फंक्शन में जो बाद में बनाया चार आर्गुमेंट वाला बनाया, तो क्या ये दोनों फंक्शन एक साथ चल सकते हैं? कौन सा वाला चलेगा? लास्ट वाला। यही आंसर है क्लास के अंदर बनाए गए मेथड के साथ भी। अगर आपने एक क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर आपने कोई मेथड बनाया, भले ही वो इनिट मेथड है या कोई और भी मेथड है, अब आपने उसी नाम का एक और बना दिया, तो ये दो दो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो लेटेस्ट वाला है वही एप्लीकेबल होगा। तो लेटेस्ट वाला कौन सा है फिर? दो पैरामीटर वाला। तो जब मैं ये वाला चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी, बोलेगा चार क्यों लेकर आ रहे हो, हमें दो ही की जरूरत है। तो देखो, एरर आ गई। कह रहा है तीन चाहिए अब पांच पास कर दिए, तो एक्स्ट्रा क्यों कर दिए दो पास आपने? ये टॉपिक C++ जावा में होता था, और इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के नाम से जानते थे। पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, और पाइथन में एक नाम का मेथड एक क्लास में एक ही बना सकते हैं। अगर हम उसी नाम का मेथड दूसरा बनाएं तो एरर नहीं आती है, लेकिन जो लेटेस्ट बनाएंगे फिर वही चलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कितने आर्गुमेंट रिसीव कर रहे थे अब कितने रिसीव कर रहे हो, चलेगा लेटेस्ट वाला ही। तो ये तो नहीं चल पाया। तो फिर अब सर इसका समाधान तो बताओ फिर। नहीं चला, ये तो पाइथन अपनी बात कह दी कि हम नहीं चलते। लेकिन अगर प्रोग्रामर को ऐसा ही करना था तो फिर कैसे करेगा प्रोग्रामर? तो उस केस में पाइथन ने कहा कि याद करो, जब आपको फंक्शन पढ़ाए गए थे तो फंक्शन के पैरामीटर्स होते थे पांच तरह के, फंक्शन के आर्गुमेंट होते थे तीन तरह के। सेम मेथड के साथ भी चलता है। मेथड में पांच तरह के पैरामीटर दे सकते हो, मेथड में तीन तरह के आर्गुमेंट पास कर सकते हो। उनमें से एक को मैंने याद कर लिया, आप भूल गए, मैं आपको याद करा देता हूँ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो मैंने क्या करा, ई को पहली डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दिया, और एम के लिए भी एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर दिया, और यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। अब सोचो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉल करते समय अगर आप इनकी वैल्यू देंगे तो फिर आपका आपकी वाली मानी जाएगी वैल्यू, और अगर नहीं देंगे तो जो हमने पहले सेट कर रखी है फिर वो वाली मानी जाएगी। अब एरर नहीं आएगी। अब बात सही है, अब चेक करके देखो।
A1 डॉट अकाउंट नंबर, तो वही क्या, A1 डॉट क्या था, ईमेल, और A1 डॉट मोबाइल नंबर। तो ये तो इसका आ जाएगा। A2 का चेक करेंगे तो नन आएगा, क्या है ही नहीं अभी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ना होते हुए भी वो काम कर सकते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करके अचीव किया जाता था। तो अगर हम एक ही क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हर ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज करते समय अपनी कस्टमाइज वैल्यूज देना चाहते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, या जो भी आपको तरीके बताए गए हैं पैरामीटर आर्गुमेंट वाले, वो सब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब समस्या एक और आई आपके सामने। क्या आई? अकाउंट ऑब्जेक्ट दूसरा वाला ये कह रहा है कि भाई मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ईमेल आईडी नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है, दे दो। अब क्या ये स्टेटमेंट जो हमने बोला कि अकाउंट ऑब्जेक्ट A2 बनाते समय मैंने अकाउंट नंबर दे दिया, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया और बैलेंस दे दिया, क्या ये कोड ऐसा ही करेगा या कुछ और करेगा? कुछ और में क्या करेगा बताओ? जो मोबाइल नंबर है आप तो सोच रहे हो मोबाइल नंबर में जाएगा, लेकिन पाइथन तो पोजीशन के हिसाब से काम करेगा ना। तो तीसरी पोजीशन पर कौन है वहां पर, ई, तो ये तो ईमेल में चला जाएगा। सर ईमेल आ गया, ये मोबाइल नंबर ये रह गया, तो सर ये थोड़ी चाहते थे हम। तो अब यहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट का। पोजीशन से काम नहीं बनेगा इस बार आपका, अब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखकर जताना पड़ेगा कि भाई ये मोबाइल नंबर है, एम, एम नाम का जो पैरामीटर है उसके लिए आर्गुमेंट है। अब आपका सही है। ठीक है। अब देखो, जिसने ये कोड लिखा, ये वाला, इन जनरल वो एक अलग प्रोग्रामर होता है, और जो ये कोड बनाता है वो जनरली एक अलग प्रोग्रामर होता है। ठीक है। अब ये बताओ कि कॉल करते समय अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट एम का यूज करूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एम मतलब मोबाइल नंबर, ठीक है, तो बेटर ये नहीं होता कि इसको आप ऐसे ना लिखवा कर मोबाइल नंबर ही लिखवाओ कि मोबाइल नंबर ये है? लेकिन सर अब ये सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट उसी नाम से बन सकता है जिस नाम से पैरामीटर है। तो अब डिफाइन करने वाले से क्या कहते हैं, आप पैरामीटर का नाम मोबाइल नंबर ही दे दो। तो हम इन जनरल कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का नाम नया ना रखकर वही रखते हैं जो डेटा मेंबर के नाम हमने रखे हुए हैं। तो इसको हम ए ना रखकर अकाउंट ही रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने अकाउंट ही लिख दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये अलग नहीं, ये सेल्फ के साथ है तो ये ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है। और अगर ये पैरामीटर है, पैरामीटर का वजूद जब तक कंस्ट्रक्टर है तब तक है, कंस्ट्रक्टर खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सर ये नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका वजूद तब तक है जब तक प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट जिंदा है हमारा। ऑब्जेक्ट जब खत्म होगा तब अकाउंट नंबर खत्म होगा, ना कि कंस्ट्रक्टर खत्म होने पर अकाउंट नंबर ये वाला खत्म हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो हम अपने पैरामीटर का नाम वही रख लेते हैं जिस डेटा मेंबर के लिए हमने उसको बनाया है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता है, और कॉल करने वाला आसानी से फिर अब इन बातों को कर भी लेता है कि भाई मोबाइल नंबर है। तो मैं तो ये बोलूंगा फिर आपसे, सर सब कुछ कीवर्ड आर्गुमेंट से पास करो, देखने में अच्छा लगेगा। अकाउंट नंबर ये हो गया, बैलेंस ये हो गया, मोबाइल नंबर ये हो गया। अब देखो, कीवर्ड आर्गुमेंट ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारे लिए। भले ही एक बोझ है एक्स्ट्रा कि लिखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीडेबिलिटी बड़ा क्लियर है हमारी। ये व्यवस्था C++ जावा वालों को नहीं मिलती। आपको पोजीशन पता ही होनी चाहिए, क्योंकि जावा में और C++ में एकमात्र ऑप्शन है पोजीशनल आर्गुमेंट।
पोजीशन से ही पास करो, नाम लेकर नहीं बता सकते वहां पर आप। तो सोचो पाइथन प्रोग्रामर को कितनी सिंप्लिसिटी आएगी इस लेवल पर आकर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना आ गया, कंस्ट्रक्टर की कहानी समझ में आ गई। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलता है, अब इस बात को थोड़ा सा हम सिनेरियोज के साथ समझते हैं। एक्चुअल क्या पॉइंट था वो समझ में आ गया। तो मैंने क्लास बनाई, ये मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिया, और बस बिना किसी काम के एक प्रिंट मैसेज के लिए बनाया है। तो अब क्वेश्चन था, आपने पूछा कि एक क्लास में कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। क्या आंसर दिया आपने? उस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। अभी कितने बने टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट? जीरो। तो अभी कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा? जीरो बार। ठीक है। अब मैंने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चला होगा। और इस बात को प्रैक्टिकली देखना चाहें तो देख लो, हमने तो कॉल नहीं करा है कंस्ट्रक्टर, फिर भी चल रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चलाया जाता है। अगर आपने लिखा है तो आपका लिखा कोड भी रन करा दिया जाएगा। आपको जरूरत नहीं है तो मत बनाओ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, पर दोबारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट पर एक बार पाइथन की तरफ से चलाया जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंटैक्स जानते हैं तो है तो ये मेथड ही। अगर मैं कल वाला सिंटैक्स लगाकर इसको कॉल करने की कोशिश करूं तो वो कोशिश क्या होगी? आप भूल जाओ कि ये कंस्ट्रक्टर है या इनिट मेथड है, आप ये मान के चलो बस ये एक मेथड ही है। तो किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सर है टी ऑब्जेक्ट। फिर डॉट लगा के कॉल कर दें उसे, हमने कहा कर दो, ये लो। अब टी ऑब्जेक्ट खुद एज ए आर्गुमेंट पास हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनली होता ही है। तो क्या हम ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। चल गया टी ऑब्जेक्ट पर। तो सर ये तो टी ऑब्जेक्ट पर दो बार चल गया, आप तो कह रहे थे कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट पर एक बार चलता है। दोबारा सुनेंगे। एक ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रक्टर पाइथन की तरफ से एक बार चलता है। आप अपनी तरफ से कितनी बार चलाओगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपने कॉल करा तो वो चला। अब आप कॉल नहीं करोगे तो पाइथन की तरफ से गारंटी है कि टी ऑब्जेक्ट पर जब ये बना होगा टेस्ट ऑब्जेक्ट टी, तभी चला होगा। अब जब तक प्रोग्राम जिंदा रहेगा मेमोरी में तब तक इस ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रक्टर दोबारा नहीं चलाएगा पाइथन। आप लिखोगे तो चलाना पड़ेगा, सिंटैक्स है वो तो बाई पाइथन इंटरप्रेटर एक ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रक्टर एक बार चलता है। तो ये नॉट सजेस्टेड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कर दोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई एरर नहीं आ जाएगी, चलेगा। ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर को भी खुद से कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अब इस लाइन का एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं। जब आप ऐसा लिखते हैं टी इक्वल टू टेस्ट, तो क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले होती हैं? तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। उसके बाद फिर अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है जो ऑब्जेक्ट अभी बनाए, इस ऑब्जेक्ट पर इनिट मेथड चलता है। और जो ऑब्जेक्ट अभी बनाए उसका एड्रेस यहाँ पास कर दिया जाता है। इनिट मेथड चल गया।
उसके बाद क्या होता है, यानी कि पहला काम ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ, तीसरा काम होता है ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो इसमें जाके स्टोर होता है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाके इस वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो उस समय तक कंस्ट्रक्टर चल चुका होता है। कंस्ट्रक्टर चलने के बाद हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें जाके एड्रेस हमारा स्टोर होता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने एक नाम दिया कंस्ट्रक्टर चलने के प्रोसेस को, या हम इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन मैं लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन शब्द बना इंस्टेंस के बनने के, इंस्टेंस का बनना, इंस्टेंस माने ऑब्जेक्ट का बनना। तो दो टर्म्स हो गई, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन और दूसरा टर्म हो गया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। बड़ा मिलते जुलते वर्ड है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इंस्टेंशिएशन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन का मतलब है उस बने हुए ऑब्जेक्ट पर, जो अभी ताजा ताजा बनाए हैं, उसको कंस्ट्रक्टर से एग्जीक्यूट कराना, यानी कि उस पर इनिट मेथड को रन करना, इज नोन एज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमारे रेफरेंस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाता है, इसे बोलते हैं रेफरेंसिंग। इस प्रोसेस का नाम होता है रेफरेंसिंग। जो एक लाइन आप लिख रहे हो ना, इस एक लाइन को तीन पार्ट में समझा जाता है। तीन काम इसमें हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन पहला काम, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन दूसरा काम, फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग तीसरा काम। रेफरेंसिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट का एड्रेस उठाकर इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया गया है। तब जाके एक लाइन हमारी कंप्लीट ये होती है। हमें तो बस एक लाइन लिखकर शिफ्ट एंटर कर देना है, बिहाइंड द सीन इतना सब हमारा हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉजिकली समझ सकते हो, है ना। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं, टेस्ट, ऐसे करके, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होने का सिंटेक्स यही है, क्लास का नेम, उसके आगे कॉलिंग सिंबल। तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने कोई रेफरेंसिंग वाला काम तो नहीं करा है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनेगा, ये तो क्लियर है। अब ये एक मेथड है कंस्ट्रक्टर जो चलेगा, इनिट मेथड चलेगा इस पे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं, इनिट मेथड पहले चलता है, ऑब्जेक्ट बाद में चलता है, बाद में बनता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखो, कल की क्लास में आपको सिखाया गया था, किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है। तो ये तभी चल पाएगा ना जब जिस क्लास का ये मेथड है यानी कंस्ट्रक्टर है, उस क्लास का पहले क्या बन गया हो, ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये मान लूं कि नहीं, पहले हमारा इनिट मेथड चलता है उसके बाद ऑब्जेक्ट बनता है, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे मुझसे कि इनिट मेथड आपने चला दिया, किस पे चला दिया, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लॉजिकली। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या बनता होगा, ऑब्जेक्ट ही बनता होगा। और
उस बने हुए ऑब्जेक्ट पर कंस्ट्रक्टर चलेगा, तभी तो सेल्फ में एड्रेस मिल जाएगा। अगर पहले कंस्ट्रक्टर बना दें, चला दें, तो सेल्फ में क्या दें आपको फिर? आप क्या बोलोगे? एड्रेस किसका? ऑब्जेक्ट का कहाँ है वो? अब तो कर बना ही नहीं अभी वो। इसका मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट ही बनता होगा, उसका एड्रेस तभी सेल्फ में पहुंच पाएगा ना इनिट के अंदर। ठीक है, फिर प्रिंट हो गया दिस इज कंस्ट्रक्टर। अब ये बताओ, तीसरा स्टेप अब हो रहा है। तीसरा स्टेप क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो बना है उसका एड्रेस वापस आ रहा है। अब मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं तो कर सकता हूं, और अगर मैंने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा तो एड्रेस वापस आएगा। और जुपिटर का फीचर कि अगर किसी भी लास्ट स्टेटमेंट पे, किसी भी सेल के लास्ट स्टेटमेंट पे अगर किसी एक्सप्रेशन से कुछ वापस आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो प्रिंट हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ऑब्जेक्ट बनाने वाला, इससे मुझे वापस क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा। अब मैंने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं वो जो प्रिंट होगा वो किस ऑर्डर में कैसे प्रिंट होगा। पहले क्या चला? कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर क्या प्रिंट हुआ? एड्रेस। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर चला है तो कंस्ट्रक्टर से पहले क्या बन गया होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या चला? कंस्ट्रक्टर। उसके बाद रेफरेंसिंग हुई और एड्रेस हमें वापस मिला, हमने कहीं संभाल कर रखा नहीं, तो ऑटोमेटिक जुपिटर ने उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से लॉजिकली हम इन बातों को समझ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर एकदम स्लो कर करके कुछ सॉफ्टवेयर हुआ ऐसा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको स्लो कर करके ऐसे समझाया जा सके। आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि हाँ, इसी ऑर्डर में इंटरनली काम हो रहा हो। चलो, कंस्ट्रक्टर की कहानी क्या है ये हमारी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ये वाला काम जो कर रहा था अभी, आसान आसान सा कर देते हैं। ये वाला आसान वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे A1 ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, बैलेंस प्रिंट करना है। A2 का अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, बैलेंस प्रिंट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी क्लास में एक मेथड और बनाएं, जिसका नाम कर दें डिटेल्स। और डिटेल्स मेथड क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर की जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करेगा। हमने कहा लो करा लो, A1 डॉट अकाउंट नंबर कॉमा A1 डॉट बैलेंस। अब ये बताओ, डिटेल्स मेथड जब जब चलेगा तब तब वो किस ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करेगा? A1 का। लेकिन सर कोई ऐसा तरीका अगर मिल जाए कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट ना करे, जो ऑब्जेक्ट इसे कॉल करे। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ A1 डॉट डिटेल्स, उसके बाद मैंने लिख दिया A2 डॉट डिटेल्स। अब हमें पता है कि जब हम A1 पे डिटेल्स कॉल करेंगे तो ए डिटेल्स के सेल्फ में कौन आ जाएगा? A1 आ जाएगा। और जब A2 पे कॉल करेंगे तो यहाँ पर A2 आ जाएगा। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा जाए जिससे जिस ऑब्जेक्ट ने ये मेथड कॉल करा उसी का डेटा में प्रिंट हो जाए, तो क्या लगा दें यहाँ पर? अब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा देखना है तो बस आपके पास एक मेथड तैयार है, उसको उस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर दो। तो ये मेथड बनाते समय आपको भी नहीं पता था ये किस ऑब्जेक्ट का डेटा दिखाएगा, लेकिन आपको ये पता था कि जो भी ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा ये उसी का डेटा दिखा देगा, क्योंकि जो भी इसे कॉल करेगा सेल्फ में आ जाएगा हमारा, और सेल्फ के थ्रू ही आप अपना आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। अब इसी में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ A1 के खाते में 1,000 रुपये जमा हो जाए। तो मैं
नॉर्मल कोड नहीं लिखना चाहता ऐसे करके A1 डॉट बैलेंस इक्वल टू A1 डॉट बैलेंस प्लस 1000। मैं ऐसे लिखूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने का नुकसान ये होगा कि A2 के लिए फिर से लिखना पड़ेगा, फिर A1 ने दोबारा जमा करे 200 रुपये फिर लिखना पड़ेगा। तो इस काम को करने का भी क्या बना देते हैं, मेथड बना देते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान से फील करो कि क्लास के अंदर जो मेथड आप बना रहे हो वो उन कामों को करने के लिए बनाते हो जो बार बार आपको करने पड़ रहे हैं, है ना। तो अब जैसे आपने अभी कहा कि मुझे जमा करना है, तो मैंने जमा करने के लिए क्या बना दिया, मेथड बना दिया। मुझे इसका ढांचा बता सकते हो, क्या लिख दूं मैं इसके अंदर जो मैं चाहता हूँ, या जो आप सोच पा रहे हो वो हो जाए। मैं स्टेटमेंट में बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डिपॉजिट मेथड जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया जाए उसी के अकाउंट में बताया गया बैलेंस ऐड कर दे, और बैलेंस को भी हम इसको आर्गुमेंट में पास करेंगे। बताओ क्या लिखें यहाँ पर। एक तो सेल्फ लगा दिया, फिर कॉमा लगा के कोई एक अमाउंट ले लिया, बैलेंस तो उसमें ही, कंफ्यूजन नहीं करते। क्या लिखें इसके आगे, अंदर क्या लिखें, कोड क्या लिखें, सेल्फ डॉट। अभी बताओ कि जो भी ऑब्जेक्ट है सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट वही है जो कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हुआ था या अलग है। ये सोचो कि जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था इस लाइन पर, और इस पर कंस्ट्रक्टर चल रहा था, तो इसमें कौन आया होगा, A1। A1 का अकाउंट नंबर, A1 का बैलेंस, ये 101 हो गया, ये 2000 हो गया। ठीक है। अब ये बताओ, जब आप A1 डॉट डिपॉजिट करोगे तो इसके सेल्फ में जो पहुंचा वो कौन पहुंचा, तो A1 वही तो है जिसका अकाउंट नंबर 101 था, बैलेंस 2000 था। अब मुझे इसके बैलेंस में वो जोड़ना है जो इसमें आया हो, क्योंकि ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर लॉजिक क्या लिखूं आगे, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। हो गए रुपये जमा। अब A1 में 1000 रुपये जमा कर दिए, A2 में डिपॉजिट कर दिए मान लो 200 रुपये। दोबारा डिटेल देख लो। 2000 के बाद 1000 जमा हो गए, 3000 आ गए। इसके 5000 थे, 200 जमा कर दिए, 200 आ गए। अब ऐसे ही मुझे बता दो, रुपए निकालने भी है, तो विड्रॉ नाम से मेथड बना दिया। अब बताओ आगे ढांचा क्या बनाए विड्रॉ का। जिस ऑब्जेक्ट से विड्रॉ करना है वो ये हो गया, और जितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो ये हो गया। क्या कर दो, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट। तो बता तो आपने आसानी से दिया, लेकिन इस बात को थोड़ा कंट्रोल करके देखिए कि अगर मैंने विड्रॉ करा पहले वाले से, मैंने विड्रॉ कर दिया 6000 रुपये, और फिर हमने A1 की डिटेल देखी, तो विड्रॉ हो गए होंगे, लेकिन कितना खाता हो गया, -3000। 5200 तो थे उसके में, नहीं 3000 थे। 3000 के बाद फिर 6000 निकाल लिए। ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या लगाओ यहाँ पर, इफ, क्या लिखोगे, सेल्फ डॉट बैलेंस इज ग्रेटर देन अमाउंट, तो विड्रॉ कर लो, वरना तो विड्रॉ नहीं होगा, फिर तो एल्स लगाकर मना कर देते हैं, इनसफिशिएंट बैलेंस। रियल लाइफ में ना, मान के चलो यही कोड लिखा गया ATM के अंदर, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो अकाउंट ऑब्जेक्ट जितने भी हैं सब खत्म, कंप्यूटर शट डाउन होते ही, जुपिटर बंद होते ही। रियल लाइफ में इन ऑब्जेक्ट को ट्रांजैक्शन खत्म होते ही कहीं फाइल में या किसी डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है।
दोबारा जब किसी भी एटीएम में जाकर कार्ड इंसर्ट कराओगे तो आपका वाला ऑब्जेक्ट ढूंढ कर आपको दे देंगे, उसमें डेटा पड़ा ही होगा। ठीक है। चलो, अब ये बताओ, इस कोड को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ फिर से। पहले पार्ट में जिसने ये प्रोग्राम लिखा, ऊपर वाला, ये अलग प्रोग्रामर है। और दूसरे पार्ट में ये नीचे वाला। किसके लिए काम मुश्किल है, किसके लिए काम आसान है? ऊपर वाले के लिए काम मुश्किल है, नीचे वाले के लिए काम आसान है। नीचे वाले को तो बस स्विच ऑन करना है और काम हो गया। लेकिन जो स्विच ऑन के पीछे का लॉजिक है, वो तो कहीं बनाना पड़ा होगा। तो वो प्रोग्रामर जो ये वाला लॉजिक लिखते हैं, वो 5+ ईयर एक्सपीरियंस वाले होते हैं, फ्रेशर नहीं होते। वो प्रोग्रामर जो ये लॉजिक लिखते हैं वो फ्रेशर होते हैं। तो फ्रेशर से हम चीजों को डिफाइन नहीं करवाते, उसमें दिमाग लगता है। फ्रेशर से कहते हैं सिंटैक्स आता है, चलो ये चीज बनी हुई है, इसे कॉल करके अपना इस्तेमाल करते रहो। और जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि क्या लिखना है मुझे अब। तो जो इस तरह की कोडिंग करते हैं, 2-3 लाख रुपए महीने सैलरी होती है उनकी। और जो ये वाली कोडिंग करते हैं वही होते हैं 30 से 70 हजार महीने वाले। तो समय के साथ साथ वो चीजें आपको आएंगी, क्योंकि रिस्क तो यहाँ पर है। खाते से रुपए निकालना है, निकल गया तो चेक ही नहीं करा मैंने, निकल गया तो निकल गया। फिर कॉल करने वाले से कोई जिम्मेदारी तो ना है। कॉल वाला कह देगा मैं तो मेथड कॉल किया था, जिसने बनाया वो जाने क्या कर रहा है वो उसके अंदर। ठीक है। तो मेथड को डिफाइन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, कॉन्सेप्चुअल टास्क यही है। और एक एक्सपीरियंस लेवल पर जो पर्सन होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो गई। जो भी है सब डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पर, यहाँ तो बस सिंटैक्स पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। इससे ज्यादा तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं लग रही है मुझे। ठीक है। चलो, अब आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए ऑटोमेट करना है। हर एम्प्लॉय की आईडी होगी, उसकी सैलरी होगी, उसका डिपार्टमेंट होगा। मान लीजिए मुझे अभी क्या करना है, 3 एम्प्लॉयज हैं, उनको ऑटोमेट करना है। और मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे इन तीनों का डेटा देखना हो तो मैं इनके बारे में देख पाऊं कि भाई इनकी क्या डिटेल्स। अब मुझे बताओ, इस कहानी का कोड कैसे बनेगा। कहानी दोबारा सुनेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। आपको इन एम्प्लॉयज को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करना है का मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इनको प्रोग्राम में दिखाएगा। अब हर एम्प्लॉय के अंदर 3 चीजें आपको बताई गई हैं। हर एम्प्लॉय की आईडी होगी, हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी, और उसका डिपार्टमेंट होगा। फिर कभी भी किसी पॉइंट पर अगर आपको ये पता करना हो कि किस एम्प्लॉय का अभी एट प्रेजेंट क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं इन चीजों की, तो आप आसानी से देख पाए। क्या कोड बनेगा इसका? कॉपी निकालो, लाए हो तो बना कर दिखाओ। 5 मिनट लो, बना कर दिखाओ। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है बन जाए तो स्क्रीनशॉट लेकर जूम चैट में शेयर कर देना। क्लास, क्लास का नाम है एम्प्लॉय। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिया, सेल्फ ईआईडी।
ई सेल, ई डिपार्टमेंट, कुछ भी दे दो, नाम में कुछ नहीं है, है ना, कुछ भी दे सकते हो। सेल्फ डॉट ई आई डी इक्वल टू ई आई डी, सेल्फ डॉट ई सेल इक्वल टू ई सेल, सेल्फ डॉट ई डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई एक मेथड बनाना है, मान लो इसका नाम कर दिया चेक डिटेल्स, कोई भी नाम दे दो, नाम में कुछ नहीं रखा है, जो कि इसको प्रिंट करे। थोड़ा सा सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। ऐसे ही नेम वेम जो भी है अपना दे देना। अब एम्प्लॉय बना लो, आईडी 101 कर दी, सैलरी मान लो 50,000 कर दो, डिपार्टमेंट मान लो अपना कोडिंग डिपार्टमेंट कर दिया, इसकी आईडी 102 103 कर दो, इसकी 55,000 कर दो, इसकी 45,000 कर दो। एक कोडिंग डिपार्टमेंट में चला गया, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, दूसरा भी कोडिंग में चला जाएगा। अब जिसकी डिटेल देखनी है उसके ऊपर चेक डिटेल्स, E2 की देखनी है तो E2 की देख लो, E3 की देखनी है E3 की देख लो। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। मैंने एक एम्प्लॉय नाम, ई नाम से लिस्ट बनाई, या एम्प्लॉयज नाम से लिस्ट बनाई, ध्यान से देख। मैंने एक लूप लगाया और आई इन रेंज, ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। अब मैंने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब जैसे ही एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे ही मैं चाहता हूँ बनकर ये एम्प्लॉयज की लिस्ट में क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। तो इवन नाम से ऑब्जेक्ट या ई नाम से बना लो, किसी भी नाम से बना लो। अब देखो ये लूप दोबारा चलेगा तो फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा नया, और ई नाम से ही बनेगा, लेकिन हम तो उसको कहाँ अपेंड करते चले जा रहे हैं, एक लिस्ट। इस बार लिस्ट में इंटीजर फ्लोट नहीं है, इस बार लिस्ट में कौन है, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट आपके आते जाएंगे, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की आईडी, हर ऑब्जेक्ट की सैलरी, और हर ऑब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट है ये कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम चले तो रन टाइम पर ये चीज़ें मांगी जाए। मैंने क्या करा, यहाँ पर एम्प्लॉय की जो आईडी थी वो इनपुट ले ली। जितनी बार ये कोड चलेगा उतनी बार 3 चीजें पूछेंगे इनपुट, और यही 3 चीजें यहाँ पास कर देते हैं। अब देखो इन तीनों को फिलहाल हटा देते हैं। एम्प्लॉय डी 101, सैलरी 34,000, डिपार्टमेंट HR। दोबारा चला, दूसरे ऑब्जेक्ट की आईडी बताओ, 201, सैलरी 13,000, डिपार्टमेंट टेस्टिंग करती है। तीसरा ऑब्जेक्ट बना,
105 ID कर दी, कोडिंग डिपार्टमेंट कर दिया, फिर करना पड़ेगा। अब इसमें मुझे क्या लगाना चाहिए था, ट्राई एक्सेप्ट, उसकी जरूरत पड़ गई अपने आप। फिर खेलो, दोबारा खेलिए। 101, सैलरी 20,000, डिपार्टमेंट HR। 102, 12,000, टेस्टिंग। 105, सैलरी 50,000, और डिपार्टमेंट कोडिंग। तीन ऑब्जेक्ट बन गए। तीन ऑब्जेक्ट कहाँ चले गए, लिस्ट में। अब मैं तीनों का डेटा देखना चाहता हूँ, ध्यान से। और ई इन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज नाम की लिस्ट पे जब मैं लूप लगाऊंगा, तो एम्प्लॉय लिस्ट में जो जो डेटा है वही तो इस वेरिएबल में आएगा। अब इसमें क्या रखा हुआ, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं, बस ई डॉट चेक डिटेल्स, काम खत्म। ये लूप इस लिस्ट के अंदर से पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें से इसमें आएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो तीनों की डिटेल आ गई, हमने कहा आ गई। तो अगर मुझे 1 लाख ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो मैं 1 लाख लाइन थोड़ी लिखूंगा, मैं तो लूप और लिस्ट का सहारा लूंगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जब हम कोडिंग करते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर काम करना हो, तो लूप और लिस्ट या टपल सेट डिक्शनरी वगैरह का यूज करते हुए इस कोड को बनाते हैं। ऐसे तो बहुत लंबा कोड लिखना पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही। कल मिलेंगे, कल आगे का टॉपिक पढ़े। कुछ पूछना है किसी को, पूछ ले।